आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे सीए इंटर आपके पास में एफएम के अंदर रिवीजन के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर आपके पास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके पास में दो पार्ट्स हैं। एक है आपके पास में ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस और दूसरा आपके पास में कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी। दो यूनिट्स आपके मॉड्यूल में दिए गए हैं, ठीक है। एक यूनिट थियोरीज़ के बारे में बात करता है और एक यूनिट आपके पास में ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के बारे में बात करता है। तो हमने दोनों को अलग अलग ही लिखा है। हम पहले बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का यूनिट आपका जो नाम है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरी भी हमने यहाँ पे ऐड कर रखी है, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। हमने उसको भी ले रखा है। आप देखिए यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो थियोरी वाला पार्ट है, ठीक है, जिस पे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली यहाँ पे अलग अलग ऑथर्स के हिसाब से, मेथड के हिसाब से फॉर्मूलाज गिवन है और उसके हिसाब से आप जो है क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे याद रखने होते और कुछ नहीं। तो दोनों यूनिट हमने यहाँ पे ले रखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने यह जो थियरी पीडीएफ बनाई है आपके लिए, थियरी आपके पास में नोट्स बनाए हैं, ठीक है, वो सफिशिएंट है। आपके पास में पूरे का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस को कहते हैं पहले शुरुआत, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे अपने थियरीज वाला पार्ट। देखिए, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के लिए और कुछ नहीं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नॉलेज ज़रूरत नहीं है। आप इनकम स्टेटमेंट तो वैसे भी पढ़ के आते हैं, इंटर लेवल पे आप जो है ग्रुप 1 के अंदर भी पढ़ के आते हैं और इवन आपने एफएम में भी पढ़ा होगा। हम तो यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तो ऑलरेडी पढ़ के आते हैं। क्या इनकम स्टेटमेंट रहता है आपके पास में? सेल जो है, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मिलता है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो ईबीआईटी मिलता है। ईबीआईटी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ये चीज़ आपको रेशियो एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, ठीक है जी। तो ईबीआईटी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। ईबीआईटी में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो ईबीटी मिलता है। ईबीटी में से अगर टैक्स माइनस कर दो तो ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। ईएटी का मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स जैसे ही मिलता है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो माइनस कर देते हैं हम। जैसे ही वो चीज़ माइनस करेंगे, जो भी अर्निंग आई, जो भी आंसर आया, वो कहते हैं कि सर वो अर्निंग है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है, मतलब कि जो भी अर्निंग मिली डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दिया जाता है और जो भी आंसर आया वो क्या आ जाता है सर? आपका ईपीएस आ जाता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर ईपीएस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे देगा आपको। क्वेश्चन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे दी। कहेंगे कि सर कौन सा बेहतर आपके पास में ऑप्शन है, ठीक है। 3-4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास में ऑप्शन 1 दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन 2 दिया जाएगा और ऑप्शन 3 दिया जाएगा। 3 ऑप्शन दे दिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। कहते हैं कि भाई इसमें हमने कुछ यहाँ पे इस तरीके से डिसाइड किया है, तो उस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे। जैसे कि डेप से हम कुछ अमाउंट रिक्वायर्ड है हमें, ठीक है, 4 लाख रुपए की ज़रूरत है। ऑप्शन 1 कहता है कि भाई डेप से आप ले लो। ऑप्शन 2 कहता है इक्विटी इशू करके ले लो। ऑप्शन 3 कहता है कि प्रेफरेंस इशू करके ले लो, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बस आपको यहाँ पे अमाउंट पुट करनी है। फॉर्मेट आपको एज इट इज़ याद रखना है, एज इट इज़ लिख देना है और अमाउंट पुट करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल ये यूनिट रहता है। इसमें से क्वेश्चन आता है तो 8 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो फॉर्मेट एज इट इज़ याद रखिएगा। इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट के सामने जो क्वेश्चन से उठा के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी होती है, आंसर आपके पास में, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि सर जैसे ही 3 ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन पुट करोगे, जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ईपीएस होगा, ठीक है, हाईएस्ट ईपीएस होगा, वही ऑप्शन बेस्ट होगा। मान लीजिए ईपीएस जो है इसका 1 आया, इसका 2 आया, इसका 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे ईपीएस जिसका सबसे ज़्यादा है वही ऑप्शन बेस्ट रहेगा। वही ऑप्शन क्या रहेगा सर? बेस्ट रहेगा, ठीक है जी। क्लियर आपके पास में? ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ईपीएस हमें देखना होता है, तीनों ऑप्शन के ईपीएस। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सर कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो तीनों ऑप्शन के ईपीएस निकाल लो। जिसका ईपीएस बेस्ट है, आपके पास में हाईएस्ट है, वो बेस्ट आपका ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन खुद एमपीएस के बेस पे निकालने के लिए कहा जाए,
ठीक है। मतलब कि सर एमपीएस निकालो, कहते हैं कि एमपीएस कैसे निकलेगा, तो ये कहता है कि ईपीएस इनटू, अगर आप पीई रेशियो कर दिए, प्रॉफिट अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो आप कह सकते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो आपके पास में, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आपको मिलता है एमपीएस, मार्केट प्राइस पर से, ठीक है। अगर क्वेश्चन खुद आपको कहे कि सर मार्केट प्राइस पर शेयर के हिसाब से जजमेंट लेना, मतलब कि जिसका मार्केट प्राइस पर शेयर हाईएस्ट होगा वो आपका ऑप्शन बेस्ट रहेगा, इस तरीके से जजमेंट लेना, ठीक है। तो कहते हैं कि तो वैसे करना, लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा तो ईपीएस के बेस पे ही हमें लेना होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं सर, अगर क्वेश्चन में पीई रेशियो आपको गिवन है तो इसका मतलब ये इम्प्लाइडली यही कहना चाहता है कि सर एमपीएस के बेस पे ही निकालना। ध्यान रहे सर, अगर क्वेश्चन में पीई रेशियो गिवन है, ठीक है, तो वो इम्प्लाइड यहाँ पे कहना चाहता है कि सर ईपीएस के बेसिस पे मत निकालना, आप निकालिए एमपीएस के बेसिस पे, मतलब कि जिसका एमपीएस ज़्यादा होगा वही ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने खुद से किए होंगे, आईसीएम मॉड्यूल में भी है, पास्ट ईयर क्वेश्चन में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और हम भी आपको करवाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में हमने ऐसे क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम करवाएंगे, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है ई डिफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन डिफरेंस पॉइंट। इन डिफरेंस पॉइंट में ज़्यादा कुछ है नहीं। इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है सर आपके पास में ईपीएस इज इक्वल टू ईपीएस। इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है ईपीएस इज इक्वल टू ईपीएस। आपको दो ऑप्शन के इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है, दो ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मोस्टली ईबीआईटी की इन्फॉर्मेशन देता है, इंटरेस्ट वगैरह की यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर का यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बनता, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन छिपा दी जाएगी, ठीक है, ईपीएस तक की। तो कहते हैं कि सर दो ऑप्शन का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और क्या कहा जाएगा कि सर दोनों ऑप्शन के बीच में आपको क्या करना है सर, आपको यहाँ पे इन डिफरेंस पॉइंट निकालना है। तो आपको सिंपली फॉर्मूला पुट करना है, ईपीएस इज इक्वल टू ईपीएस। ईपीएस जो है जो एक ऑप्शन है उसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। ईपीएस मतलब कि आपको समझ में आता है ना, ईपीएस मतलब कि यही आपके पास में, ईपीएस मतलब कि क्या, ये चीज़ कैसे निकली सर, ये ईपीएस कैसे निकला, वही चीज़ है, ठीक है। कैसे निकलता है सर, ईबीआईटी, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो सर इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी आंसर आया उसे हम क्या कहते हैं सर, ईबीटी। इसमें से हम क्या माइनस करते हैं सर, टैक्स माइनस करते हैं, ठीक है। टैक्स माइनस करने के बाद सर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देना, ठीक है, ये अमाउंट निकला, उसमें से पीडी माइनस कर देना, ठीक है। तो क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास में सर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, उसे डिवाइड बाई कर देना नंबर ऑफ शेयर्स से, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये क्या चीज़ आ गई सर, ईपीएस आ गया। तो ईपीएस का यही फॉर्मूला है। तो ईपीएस के लिए कोई अलग से फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत है, आंसर इज़ नो। हमने इनकम स्टेटमेंट याद रखा है तो वही तो फॉर्मूला है, और कुछ है नहीं, ठीक है। तो ईपीएस का फॉर्मूला बस यही पुट करना है, इन्फॉर्मेशन पुट करिए, आंसर ख़त्म, ठीक है, आंसर जी ख़त्म। ओके जी, तो ये क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान रहता है। मैं तो कहूँ यहाँ पे फ्री के नंबर आपके पास में दिए जाते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि ध्यान रखिएगा सर, इन डिफरेंस पॉइंट निकालने के बाद ये कहते हैं कि भाई कौन सा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो देखिए, दो ऑप्शन के बारे में आपको जो है, दो ऑप्शन के बीच में इन डिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कहा जाएगा कि भाई कौन सा लेवल पे कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, कौन से लेवल पे कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे सर, इन डिफरेंस पॉइंट निकालने के बाद हम यहाँ पे कहेंगे कि सर जो आपके पास में इन डिफरेंस पॉइंट आया, ठीक है, ये फॉर्मूला पुट करने के बाद मान लीजिए ये 30,000 आंसर आपका आया, 30,000 इन डिफरेंस पॉइंट, ठीक है। और मान लीजिए क्वेश्चन में ईपीआईटी आपको, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी ऑलरेडी गिवन होगा। फॉर एग्जांपल ये आपको गिवन है 20,000, ठीक है, मैं अलग से यहाँ पे लिख ही लेता हूँ ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना आए, ठीक है। ये मान लीजिए आपका 30,000 है इन डिफरेंस पॉइंट, ठीक है, इन डिफरेंस पॉइंट कितना है 30,000। और आपके पास में मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी जो है वो 20,000 है। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी जो है वो 20,000 है, ठीक है जी। तो कहते हैं कि सर अगर एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट से कम है, मतलब कि आपने जो एक्सपेक्टेड माना था आपकी अर्निंग इतनी होगी, ठीक है, आपकी अर्निंग कितनी होगी, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितना रहेगा सर 20,000, लेकिन इन डिफरेंस पॉइंट कितना है सर 30,000, ठीक है जी। 30,000 मतलब कि अल्टीमेटली आपके पास में खर्चा
ज़्यादा हो रखा है, ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एडवाइस ये की जाती है कि सर वैसे इन डिफरेंस पॉइंट 30,000 है, आपको 30,000 या फिर उससे ज़्यादा कमाना था, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी क्या होनी चाहिए थी सर, 30,000 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा असल में है नहीं, आपका 30,000 से भी कम ईबीआईटी है एक्सपेक्टेड, ठीक है। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि सर आपका इन डिफरेंस पॉइंट से भी कम ईबीआईटी रहता है, इन डिफरेंस पॉइंट से भी ईबीआईटी कम रहता है, तो हम यहाँ पे एडवाइस करते हैं कि भाई आपके पास में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सर जो लोअर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, ठीक है, जो भी दो ऑप्शन में से जिसका भी फाइनेंशियल आपकी कॉस्ट कम है, मतलब कि इंटरेस्ट आप बेसिकली कह सकते हैं, जिस भी ऑप्शन का इंटरेस्ट अमाउंट कम है, जिस भी ऑप्शन का इंटरेस्ट अमाउंट कम है, वो ऑप्शन आप जो है क्या करेंगे सर, वो ऑप्शन ऑप्ट कर लीजिए। अगर आपके पास में ईबीआईटी कम है, तो एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कम है, तो फिर आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे सर, जिसका फाइनेंशियल कॉस्ट, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट आपके पास में कम है, ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर। अगर दोनों इक्वल है, मान लीजिए 20,000 की जगह ये 30,000 ही होता, तो दोनों इक्वल है, तो कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, हम यहाँ पे कहेंगे सर एनी ऑप्शन। अगर दोनों इक्वल है तो एनी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो, ठीक है जी। इसके बाद कहता है कि सर मान लीजिए ऐसा हो कि ये जो 20,000 दिख रहा है, ये जो 30,000 दिख रहा है, ये 30,000 ना हो कि ये 20,000 होता, मतलब कि इन डिफरेंस पॉइंट 20,000 आया, और ये जो 20,000 है वो 30,000 होता, वो क्या होता सर, 30,000, ठीक है जी, वो क्या होता सर, 30,000। तो इसका मतलब सर जो इनडिफरेंस है, मतलब कि आपका जितना आपके पास में इनडिफरेंस पॉइंट होना चाहिए वो 20,000 है, ठीक है, आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड ईबीआईटी रखते हैं, मतलब कि आपके पास में क्षमता है, ठीक है, आपके पास में ताकत है, मतलब कि आपके पास में इनडिफरेंस पॉइंट से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड ईबीआईटी है, मतलब कि आपके पास में ताकत है। अगर आपके पास में ताकत है तो आप हायर फिक्स कॉस्ट भी बियर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस केस में ये कहेंगे कि सर आप हायर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, मतलब कि जिसका इंटरेस्ट, जिस ऑप्शन का इंटरेस्ट ज़्यादा है वो भी ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम एडवाइस करेंगे कि जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हुई। तो ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भाई सबसे पहले पूछेगा कि सर इन डिफरेंस पॉइंट निकालिए, ठीक है, सबसे पहले पूछा जाएगा सर इन डिफरेंस पॉइंट निकालिए, उसके बाद कहा जाएगा कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्शन भी साथ साथ बता देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता देंगे कि भाई जिसका ईबीआईटी, अगर ईबीआईटी कम है इन डिफरेंस से, ठीक है, तो हम तो कहेंगे कि भाई लोअर फिक्स कॉस्ट पे चले जाओ, अगर इक्वल है तो कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक्सपेक्टेड ईबीआईटी ज़्यादा है, मतलब कि आपकी क्षमता ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि भाई हायर फिक्स कॉस्ट भी आप चले जा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट पूछा जाता है कि सर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, ठीक है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, कहता है कि भाई आपके पास में सर इंटरेस्ट, इसमें ऐड कर देना प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलवेज आफ्टर टैक्स होता है, तो उसे डिवाइड बाई आपके पास में 1 माइनस टी करोगे तो बिफोर टैक्स हो जाएगा, और जो भी अमाउंट आ गया इंटरेस्ट में ऐड कर देना, वो आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से ईबीआईटी निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से अगर ईबीआईटी पूछा जाए तो इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में गिवन होगा, प्लस कर देना प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स, प्लस कर देना प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स, आपके पास में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद मैंने ईपीएस का यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो आपका यूनिट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में आपके पास में जो है यहाँ पे ये जो आपका यूनिट है, ठीक है, ये इतना ही है, इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ते ही आप पूरे का पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। इसके बाद मैं इसी के साथ जो है कैपिटल स्ट्रक्चर का वो पार्ट भी कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको से पूरे का पूरा जो है मैं उस पर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो इंपॉर्टेंट, वो पूरे का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर यूनिट पे दोनों यूनिट एक साथ ही ले लूँगा एक वीडियो में, ठीक है। तो थियरी भी मैं एक साथ ही ले रहा हूँ, जो आपका कंसेप्ट है एक ही वीडियो में ले रहा हूँ, और आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी एक ही वीडियो में चले जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का यहाँ पे थियोरिकल पार्ट हम देख लेते हैं। थियोरीज डिफरेंट है। कहता है कि आपके पास में यहाँ पे मेन थियोरी की बात करूँ तो सर नेट इनकम अप्रोच है,
ठीक है, एक थियरी का नाम। दूसरा है कहता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, NOI अप्रोच, जिसे शॉर्ट में कहते हैं हम। तीसरा कहता है कि भाई MM अप्रोच है आपके पास में। ठीक है, बेसिकली 3 अप्रोच है जो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से देखना होता है। थियरी के हिसाब से तो काफ़ी सारी थियरी आपको दे रखी होगी, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से 3 थियरी आपके पास में है। एक NI अप्रोच जिसे हम नेट इनकम अप्रोच कहते हैं, दूसरा NOI अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहते हैं हम, और MM अप्रोच, मोदी मिलानी आपके पास में गिलानी मिलर अप्रोच, ये आपका शॉर्ट फुल फॉर्म होता है, ये शॉर्ट फॉर्म आप MM अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 आपके पास में मेथड होती है। तीनों मेथड के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ज़्यादा कुछ याद रखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर NI अप्रोच के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए, क्वेश्चन में आपको 3 ही फॉर्मूले यूज़ करने और 3 ही फॉर्मूले से आप जो है यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया कि सर वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है सर वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए, या फिर पूछा जा सकता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को हम साइन देते S। ठीक है, S का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और आपको पूछा जा सकता है सर कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल निकालिए। ठीक है, जो कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम जो आपके पास में KO निकालते थे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वही है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें पूछी जा सकती है NI अप्रोच के अंदर। ठीक है, 3 में से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। कहते हैं कि सर वैल्यू ऑफ फर्म अगर पूछ लिया गया तो कहते हैं कि सर S+D कर देना। S का मतलब तो अभी देखा सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, D का मतलब होता है आपके पास में मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ। ठीक है, अब डेप्थ ऑलवेज मार्केट वैल्यू में ही होता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन है कि कंपनी ने डेप्थ ले रखा है 50,000 का, तो वो ऑलवेज आपके पास में मार्केट वैल्यू होती है, उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं होता, उसका कुछ फॉर्मूला नहीं होता, वो डायरेक्ट 50,000 यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है जी, तो डेप्थ का तो कोई यहाँ पे रूल नहीं बनता, जो भी गिवन है कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, कहता है कि सर EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स लेना, डिवाइड बाई KE करना। ठीक है, KE आप पढ़ चुके हैं, आपके पास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, KE जिसे हम कहते हैं, वो है आपके पास में। ध्यान यहाँ पे ये रखने वाली बात है कि सर NI अप्रोच के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो KE के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करने के लिए कहता, वो KE डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होता है। EAT के लिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, डायरेक्ट आप इनकम स्टेटमेंट तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, वो आप खुद निकाल सकते हैं क्योंकि आपको जो है पूरे का पूरा फॉर्मेट आता है। ठीक है, तो कहीं से भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन देगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स पे पहुंच जाइएगा और अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय KE कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा सर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। और उसमें डेप्थ ऐड कर देना। डेप्थ का कोई फॉर्मूला नहीं होता, डेप्थ जो अमाउंट होता है वो ऑलरेडी मार्केट वैल्यू पे ही होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि सर 1 लाख की डेप्थ ले रखी है, तो वो 1 लाख ऑलरेडी मार्केट वैल्यू पे ही है, वो डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 लाख। ठीक है, तो S से जो आंसर आया और D का जो आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वो ऐड कर देंगे, वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली मैं ये कहूँ कि सर यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ फर्म अगर पूछ लिया गया, आपको वैल्यू ऑफ फर्म पूछ लिया गया, तो आपको इनडायरेक्टली आपको जो है ये चीज़ तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इनडायरेक्टली ये चीज़ तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और नॉर्मली आप देखेंगे कि क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ फर्म और KO पूछा जाएगा, ये आपको नहीं बताया जाएगा, ये पूछा ही नहीं जाएगा, मतलब कि इनडायरेक्टली आपको वर्किंग नोट तो इस पे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी करो। ठीक है, वर्किंग नोट तो आपको ये दिखानी ही पड़ेगी कि S कहाँ से आया, तो S के लिए हमने ये वर्किंग नोट बनाई है। ठीक है जी, ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, NI अप्रोच के हिसाब से वैल्यू ऑफ फर्म और KO निकालिए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है S+D, और S कैसे निकलता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई KE करिए। ठीक है, KO आपका अलग से कैलकुलेट करना है। KO कैसे निकलता है, KO कहता है कि सर EBIT लीजिए आप। ठीक है, EBIT लीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए टैक्स का परसेंटेज। फॉर एग्जांपल EBIT 1 लाख है। ठीक है, EBIT क्या है सर, 1 लाख है, इसमें मान लीजिए क्वेश्चन में गिवा है 30% टैक्स है, तो 30% माइनस कर देना, डिवाइड बाई कर देना सर वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म मतलब कि जो S+D से आपने जो ये वैल्यू ऑफ फर्म निकाला, वो यहाँ पे डिवाइड बाई कर देना वैल्यू ऑफ फर्म। क्या चीज़ें क्लियर है? तो अल्टीमेटली आप समझ रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि आपके पास में, अगर मैं यहाँ पे चालाकी करूँ एज एन एग्जामिनर, अगर कोई क्वेश्चन पेपर बना रहा है, अगर वो चालाकी करना चाहे तो कहता है कि सर क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और कहा जाएगा सर आपको KO निकालना है, NI अप्रोच के हिसाब से KO निकालिए।
तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ज़रूरत क्या पड़ रही है, देखिए ज़रूरत यहाँ पे सर यहाँ पे EBIT की पड़ रही है, वो तो क्वेश्चन से निकाल लेंगे। टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पे मेन चीज़ है वैल्यू ऑफ फर्म। सर वैल्यू ऑफ फर्म तो ऐसे ही गिवन नहीं होगा, इसके लिए वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ फर्म के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला है सर, S + D। ठीक है, अब S भी डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, S के लिए आपको इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन गिवन होगी, तो S के लिए भी फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। ठीक है, S के लिए भी फॉर्मूला पुट करेंगे और आप S निकालेंगे, इसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म मिलेगा, वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे पुट करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ KO पूछ ले तो भी अल्टीमेटली आपसे सारी कैलकुलेशन करवा सकता है, सारी की सारी कैलकुलेशन आपसे करवा सकता है। सिर्फ और सिर्फ KO पूछ लिया तो भी सारी कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में दिखानी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये चालाकी होती है। हमें लगता है कि भाई क्वेश्चन छोटा सा पूछा है, लेकिन नहीं, सारी कैलकुलेशन पूछ ली गई है। अगर KO पूछ लिया जाता है तो अल्टीमेटली सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें सर, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें NI अप्रोच की, नेट इनकम अप्रोच की, नेट इनकम अप्रोच में एक एजम्पशन रहती है कि सर यहाँ पे K जितना भी है उतना ही KD है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेप्थ, ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि यहाँ पे चेंज नहीं होता, पहले जितना था बाद में भी इतना ही रहेगा। ये एजम्पशन है इस चीज़ की। ठीक है, यहाँ पे एजम्पशन रहता है। नेट ऑपरेटिंग इनकम की बात करूँ तो ये जो एजम्पशन है नेट इनकम अप्रोच की, वही NOI अप्रोच भी कंटिन्यू करता है। तो NOI अप्रोच भी इस एजम्पशन को कंटिन्यू करता है, मतलब कि सर KO, KE, KD सब कुछ सेम है। ये प्लस कहता है कि सर मार्केट वैल्यू भी सेम रहेगी, मार्केट वैल्यू भी क्या रहेगी सर, कांस्टेंट रहेगी, ये कहता है NOI अप्रोच। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आपसे ये सॉल्यूशन, ये जो फॉर्मूला पता है तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता है नहीं पता है, कुछ ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती। बस एक चीज़ याद रखिएगा सर, NOI अप्रोच में मार्केट वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, NI अप्रोच ने ऐसा कुछ नहीं कहा, NOI अप्रोच में मार्केट वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगी, ये बस याद रखिए, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, कहते हैं कि सर इसमें आपको जो है NOI अप्रोच जब भी पूछा जाएगा तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आ जाता है। कहता है कि सर एक होता है वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म। ठीक है, लीवर्ड फॉर्म का मतलब होता है जिसके पास डेप्थ है। ठीक है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म का मतलब होता है सर ऐसी फॉर्म जिसके पास कोई डेप्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वगैरह होगा। ठीक है, डेप्थ नहीं है इसके पास, उसे हम कहते हैं वैल्यू अनलीवर्ड फॉर्म। लीवर्ड फॉर्म का मतलब जिस फॉर्म के पास डेप्थ है, अनलीवर्ड फॉर्म का मतलब जिस फॉर्म के पास डेप्थ नहीं है। ठीक है जी, इतना क्लियर है। तो NOI अप्रोच जब भी पूछा जाएगा तो ये लीवर्ड और अनलीवर्ड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। NI अप्रोच में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। NOI अप्रोच जो है, NI अप्रोच में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, NOI अप्रोच में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ लीवर और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड। तो कहते हैं कि सर NOI अप्रोच के हिसाब से वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड और लीवर्ड देख लेना है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा। कहते हैं कि सर यहाँ पे दो फॉर्मूले, अगर विदाउट टैक्स है और विथ टैक्स है। ठीक है, विदाउट टैक्स है तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि आप एक काम करिए, वैल्यू ऑफ लीवर्ड निकालिए, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड निकालिए, दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, दोनों का अमाउंट, दोनों का वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है, दोनों का वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगा। इसके बाद कहते हैं कि सर यहाँ पे अगर टैक्स है तो दोनों का अमाउंट सेम नहीं रहेगा, दोनों का अमाउंट डिफरेंट होगा। कहते हैं कि सर वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म कैसे निकलेगा और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म कैसे निकलेगा, ये देखिए। तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहले अगर पूछा गया कि सर विथ टैक्स है, मतलब कि क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन है, तो इसका मतलब होगा सर NOI अप्रोच विथ टैक्स है। ठीक है, और जनरली यही पूछा जाता है विथ टैक्स वाला। तो कहते हैं कि सर अगर विथ टैक्स है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म के लिए वही फॉर्मूला होगा जो हमने NI अप्रोच में पढ़ा। ठीक है, तो स्टेप 1 आप यही काम करिएगा। स्टेप 1 आप क्या करेंगे सर, स्टेप 1 आप ये करेंगे कि वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म निकालिए। ठीक है, फॉर्मूला आपने जो 3 याद रखे वही याद रखना है, उसी तरीके से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या करेगा, स्टेप 1 होगा आपके पास में अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू निकालिए। स्टेप 1 आपके पास में क्या रहेगा सर, स्टेप 1 आपके पास में होगा अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू निकालिए। क्या बात समझ में आ रही है, अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू निकालिए। जैसे ही वो वैल्यू निकल जाती है,
ठीक है। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, कहता है कि जो भी डेप आपने ले रखा है, ठीक है, लीवर्ड फॉर्म ने जो भी डेप ले रखा है उसे इनटू कर देना टैक्स रेट से, जो भी अमाउंट आया वो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म में ऐड कर देना, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म में ऐड कर देना, काम ही खत्म। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे बहुत ज़्यादा आसान रहता है ये कैलकुलेशन करना। ठीक है, ज़्यादा कोई यहाँ पे मुश्किल नहीं है देखने को मिलती। ठीक है, आसान रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, बस यही 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। कहता है कि सर MM अप्रोच पूछ लिया गया तो ज़्यादा कुछ नहीं है, MM अप्रोच सेम ही है आपको NOI अप्रोच के हिसाब से। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। MM अप्रोच पूछा जाए, NOI अप्रोच पूछा जाए, दोनों एक ही है। जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही सेम कैलकुलेशन आपको आगे बढ़ानी है और काम खत्म। ठीक है, अच्छा इसमें एक आर्बिट्रेज प्रोसेस भी होती है। ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, आपको वीडियो अपलोडेड है तो वही देखिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है आज तक एक भी बार एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया, लेकिन आजकल देखा जाता है कि सर जो नहीं पूछा गया आज तक ऐसे वही पूछ लेता है ताकि क्वेश्चन पेपर को जो है हार्ड बनाया जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये चीज़ भी हम देख लेंगे फास्टली रिवीजन के वक्त।